महायुद्ध का सिग्नेचर, पुतिन के 2 दस्तखत से टुकड़े टुकड़े यूक्रेन। Это не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. पुतिन ने हस्ताक्षर किए, रूसी टैंक आगे बढ़े। Нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. खंड खंड यूक्रेन में घुस गई पुतिन की आर्मी। टैंकों की तस्वीर आई, दुनिया में दहशत छाई। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए पुतिन का सिग्नेचर डन। Я к этому отношусь плохо, потому что я считаю, что страна должна быть цельной, нераздельной, вот вместе. И, конечно, это неправильно, то, что Россия таким путем вообще забрала, в принципе, забрала Донецк, Луганск. फैसला ऑन द स्पॉट। अब बाइडेन क्या करेंगे? Great concern and sadness that I briefed the Council this evening on the unfolding dangerous situation in and around Ukraine. नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। रूस और यूक्रेन में तनाव अब युद्ध स्तर पर पहुंच चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधी रात को वो फैसला लिया जिसके बाद ही माना जा रहा है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 सबसे अहम हिस्सों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और वहां पर पुतिन ने अपनी सेना भेज दी। या आसान भाषा में कहा जाए तो यूं कहिए कि यूक्रेन के अंदर पुतिन की आर्मी इस वक्त एंटर कर चुकी है, अंदर घुस चुकी है। लेकिन इस पूरे विवाद को आपको समझना क्यों जरूरी है, तो हमने आपके लिए रूस और यूक्रेन विवाद से तैयार किए हुए कुछ सवाल जवाब हैं, जिनके जवाब इस तनाव की पूरी कहानी, इस तनाव की पूरी दास्तान आपको समझा देंगे और बता देंगे कि पिक्चर पूरी दरअसल है क्या। यह सवाल और जवाब देखिए। सवाल यह कि रूस ने क्या फैसला किया, तो जवाब यह कि यूक्रेन के 2 इलाकों को अलग देश घोषित कर दिया गया। सवाल नंबर 2, यूक्रेन के ये 2 हिस्से कौन कौन से हैं, तो जवाब यह कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क ये हिस्से हैं। डोनेत्स्क और लुहांस्क पर किसका नियंत्रण है, तो जवाब यह कि रूस से समर्थित विद्रोहियों का और लंबे वक्त से वहां तनाव है। सवाल यह कि पुतिन के इस फैसले का मतलब क्या है, तो जवाब यह कि रूस ने यूक्रेन के 2 टुकड़े कर दिए। सवाल यह कि पुतिन के हस्ताक्षर के बाद क्या हुआ, तो जवाब यह कि रूसी टैंक पहली बार यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसे। पुतिन ने यूक्रेन में टैंक क्यों भेजे, तो यह जवाब दिया गया शांति और सुरक्षा का हवाला देते हुए। अगला सवाल आपके लिए कि रूस के लिए यूक्रेन आखिरकार अहम क्यों है, तो जवाब है कि सुरक्षा के मद्देनजर यूक्रेन रूस का सिर माना जाता है। और यह किसने कहा था, यह भी आपको बताएंगे, रूसी क्रांतिकारी थे। सवाल यह था कि यूक्रेन को लेकर के तनाव आखिरकार क्यों बना हुआ है, तो जवाब यह कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, नाटो में शामिल हो। वो ऐसा क्यों नहीं चाहता, यह भी धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपको बताएंगे। सवाल है कि अमेरिका की रूस और यूक्रेन विवाद में दिलचस्पी क्यों है, अमेरिका का बीच में रोल क्यों है, तो जवाब यह कि यूक्रेन का
साथ देकर के अमेरिका रूस को घेरने के लिए योजना बना रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है। अगला सवाल ये, तो एक एक करके तमाम सवाल आपको बताए। ये 10 सवाल वो थे जो कि आपको हर परिस्थिति से पूरी तरह वाकिफ करा देते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं और बताते हैं आपको इन 10 सवालों के पीछे की समीकरण दरअसल क्या रही। यूक्रेन की ओर बढ़ते टैंकों का काफिला देखिए। रूस के इन महाविनाशक टैंकों की गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। गिनते गिनते ही 10 टैंक नजर आ गए। ये रूस के वो घातक टैंक हैं जो जंग की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। यूक्रेन की ओर बढ़ती रूसी सेना के काफिले की दूसरी तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है। यहां भी रूस का सैन्य काफिला तेजी से यूक्रेन के उन 2 क्षेत्रों में बढ़ रहा है जिसे एक दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलग देश का दर्जा दे दिया। यहां भी आपको रूस के तबाही मचाने वाले हथियार नजर आएंगे। रूस के टैंक एक तरफ तेजी से डोनेत्स्क और लुहानस्क की ओर बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले ही जश्न की तस्वीरें इन इलाकों से आने लगी थी। डोनेत्स्क में नजारा दिवाली जैसा है। पुतिन के हस्ताक्षर करने के बाद यहां जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने सड़क पर निकलकर रशिया रशिया के नारे लगाए। रूस की सेना और साजो सामान अब यूक्रेन बॉर्डर तक सीमित नहीं रहे। रूस के ये टैंक अब यूक्रेन की सीमा के अंदर घुस चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रूस के टैंक फुल स्पीड में यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन ने दावा किया है कि रूस के टैंक सिर्फ यूक्रेन की तरफ बढ़ ही नहीं रहे बल्कि युद्ध शुरू हो चुका है। Up to a very dark day in Europe, and it's clear from what we've already seen and found out today that the Russians, President Putin, has decided to attack the sovereignty of Ukraine and its territorial integrity. We've always said that's completely unacceptable. We've seen that he has recognized these breakaway eastern regions in. ये तब हुआ जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहानस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी, यूक्रेन के टुकड़े कर दी और उसके बाद अपनी सेना और सैन्य साजो सामान का रुख यूक्रेन की तरफ कर दिया। अपने फैसले के पीछे पुतिन ने यूक्रेन द्वारा परमाणु हथियार बढ़ाने की दलील दी। Это не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. यूक्रेन के टुकड़े करना और सेना सैन्य साजो सामान यूक्रेन तक पहुंचाना एक तरह से रूस के सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं, अमेरिका सहित तमाम नाटो देशों को चुनौती की तरह। Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны. Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. रूस की सेना टैंकों के साथ यूक्रेन तक पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। पूरी दुनिया को ये तस्वीरें डरा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक है, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो रूस से नहीं डरते। Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны. Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. इन तस्वीरों को देखकर दुनिया भर में यही संदेश पहुंच रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन के 2 दस्तखत पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका समेत नाटो देश भी रूस के खिलाफ अपनी तैयारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
टाइम्स नाउ भारत। अब आप जरा अपनी स्क्रीन पर दो तस्वीरें बड़ी गौर से देखिएगा। ये दोनों तस्वीरें रूस की स्ट्रेटेजी की पहली झलक आपको बहुत आसानी से समझा देंगी। ये पहली तस्वीर देखिए जहां रूस का छल सामने आता है, जिन तस्वीरों को दिखा करके रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में जो उसकी सेना है, जो टैंक्स हैं, वो वापस लौट रहे हैं। लेकिन कल रात जब पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद किस तरीके से रूस के जो टैंक हैं वो यूक्रेन की सीमा में दन दनाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो तस्वीर भी आप देखिए। यानी कुछ वक्त पहले वही रूस जो दावा कर रहा था कि यूक्रेन से सैनिक वापस लौट रहे हैं, वही रूस अब यूक्रेन की तरफ अपना पूरा लाव लश्कर रवाना कर चुका है और यूक्रेन की सीमा के अंदर दाखिल कराने की फिराक में है अपने पूरे लाव लश्कर को। इन तस्वीरों के साथ साथ आपको जरा नक्शे से भी हम समझाते हैं कि वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो क्या हैं, और नक्शे के जरिए आपको आसानी से समझ आएगा कि दरअसल वहां पर इस वक्त हो क्या रहा है। आप ये देखिए कि ये रूस का इलाका है और ये यूक्रेन का इलाका है। जिन दो इलाकों का जिक्र कल राष्ट्रपति पुतिन ने किया, उसमें लुगंस्क है और डोनेत्स्क है। ये दोनों इलाके बहुत अहम माने जा रहे हैं और बहुत लंबे वक्त से इन दोनों इलाकों पर रूस के समर्थन वाले जो अलगाववादी लोग हैं, उनका यहां पर कब्जा लंबे वक्त से बना हुआ है। यह विवाद जब शुरू हुआ था, उसी की जड़ में 2014 का मकाम भी आता है। 2014 में क्या हुआ कि यहीं पर एक बंदरगाह था जिसका नाम है क्रीमिया। उस क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया और उसके बाद से इस पूरे इलाके में जो विवाद लगातार बना हुआ। ये जो पूरी सीमा है, जो यूक्रेन की जो सीमा पूरी रूस से लगती है, ये लगभग 450 किलोमीटर की सीमा है। इस पूरी 450 किलोमीटर की सीमा पर रूस ने अपने सैनिक तैनात किए और ये जो काला सागर का इलाका है, यहां पर अपने जंगी जहाज, जंगी बेड़े तैनात कर दिए, जिनमें की घातक हथियार शामिल हैं। ये पूरा इलाका जो है वो रूस के लिए जरूरी क्यों है? इस बात को बहुत पहले रूसी जो क्रांति है उसके नायक रहे व्लादिमीर लेनिन ने साफ कर दिया था। और व्लादिमीर लेनिन ने साफ किया था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए अपने सर को गंवाना जैसा होगा। यह महत्ता है यूक्रेन की रूस के लिए और इस पूरे रीजन में जो चल रहा है। आपको तारीख ब तारीख और जगह दर जगह आपको बता दिया। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच में दुनिया अलग अलग धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो चुका है और किस देश की प्रतिक्रिया क्या है, वो संक्षेप में आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते इन तोपों की गर्जना से यह सवाल उठने लगा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहा ये विवाद दुनिया को एक और तबाही की ओर धकेल देगा। तोपों की गड़गड़ाहट ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले ने अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक खलबली मचा दी है। अमेरिका ने पुतिन के फैसले को दुनिया के लिए खतरा बताया। He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. Russia's clear attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity is unprovoked. It is an attack on Ukraine's status as a UN member state. It violates a basic principle of international law. पुतिन के एक सिग्नेचर से रूस यूक्रेन विवाद ग्लोबल संकट बन चुका है, जिसमें एक तरफ तो रूस है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा है अमेरिका और अमेरिका के साथ हैं तमाम नाटो देश। विवाद के बीच इसी ध्रुवीकरण ने संयुक्त राष्ट्र संघ की चिंता बढ़ा दी है। The Secretary General is greatly concerned by the decision by the Russian Federation related to the status of certain areas of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine. He calls for the peaceful settlement of the conflict in eastern Ukraine in accordance with the Minsk Agreement, as endorsed by the Security Council. रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच मिन्स्क समझौते का जिक्र होने लगा है। दोनों देशों से शांति की अपील करते हुए यूएन ने भी मिन्स्क समझौते की याद दिलाई। दोनों देशों के बीच ये समझौता 2014 और 2015 में हुआ था। यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थक विद्रोहियों के बीच की लड़ाई खत्म करने के लिए मिन्स्क का समझौता हुआ था। अमेरिका, यूएन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी पुतिन को आईना दिखाने की कोशिश की। यूक्रेन के इलाकों से सेना वापस लेने की मांग की। We hope
that Russia will step back from its violent threats of intimidation on its neighbour Ukraine. But it does appear, particularly in the reports that we've seen, that the likelihood of an invasion in Ukraine by Russia. यूक्रेन का अगला कदम क्या होगा? पुतिन के हस्ताक्षर के बाद अमेरिका क्या करेगा? क्या पुतिन अपने फैसले से पीछे हटेंगे? पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पुतिन अपनी जिद पर अड़े रहे, तब क्या होगा? इस बीच जापान ने भी रूस के इस कदम को यूक्रेन की संप्रभुता पर प्रहार बताया है। 独立の承認など一連のロシアの行為はウクライナの領土 भारत ने भी दोनों देशों से शांति की अपील की है। दुनिया भर की अपील को पुतिन मानते हैं या ठुकराते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर युद्ध हुआ तो ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। इस पूरे विवाद की जड़ में नाटो है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस को इस पर आपत्ति है और रूस ने जब यूक्रेन को बांटा तो महज 18 घंटे बाद ही बड़ी खबर आ गई कि नाटो अब से कुछ ही देर बाद यूक्रेन के आला प्रतिनिधियों से इमरजेंसी मीटिंग करेगा। वैसे युद्ध हुआ तो भीषण तबाही हो सकती है, पूरी दुनिया की दशा और दिशा बदल सकती है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं। वो आपको संक्षेप में बता देते हैं। यूएनएससी के सदस्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। अब अगर युद्ध होता है तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल सकता है, यह भी आप आसानी से समझ लीजिए। सुरक्षा परिषद के 2 सदस्य ऐसे हैं जो कि रूस और चीन के साथ खड़े होंगे। रूस के विरोध में यूक्रेन के साथ अमेरिका शामिल है, यूक्रेन के साथ फ्रांस शामिल है, यूक्रेन के साथ यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। नाटो के 30 सदस्य देश भी ऐसे हैं जो कि यूक्रेन के साथ खड़े होंगे। यह वर्ल्ड ऑर्डर है कि अगर युद्ध से पहले का युद्ध अगर होता है, कुछ संभावनाएं बनती हैं, तो फिर विश्व के अलग अलग देश किस तरफ जाकर के किस खेमे में खड़े होने वाले हैं। रूस ने एक कूटनीतिक दांव चला है और आर्मी के साथ साथ टैंक्स की शक्ल में आप देख चुके हैं कि क्या प्लान हो रहा है रूस का। लेकिन अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और अमेरिका कह चुका है कि यूक्रेन पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि रूस और अमेरिका की सैन्य ताकत आखिरकार क्या है, जिससे आमने सामने आ जाने की आशंका से पूरी दुनिया दहशत में है। क्या रूस ने तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद कर दिया है? क्या रूस दुनिया को महायुद्ध की तरफ ले जा रहा है? क्या रूस ने यूक्रेन के 2 टुकड़े करके अमेरिका को युद्ध के लिए ललकारा है? यूक्रेन को लेकर दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश घोषित किया, जिसके बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर हाल में यूक्रेन को सहायता देने की बात कही है। इससे पहले शीत युद्ध के दौरान क्यूबा संकट के समय अमेरिका और सोवियत संघ में परमाणु युद्ध की स्थिति आ गई थी। हालांकि बाद में यह संकट टल गया था, लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच यूक्रेन के मुद्दे को लेकर घमासान छिड़ चुका है। इस बीच हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि रूस और अमेरिका की सैन्य क्षमता में कितना दम है। अगर युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? अमेरिका हर साल अपनी सेना पर जीडीपी का 3.42% यानी $682 अरब खर्च करता है।
रूस अपनी सेना पर जीडीपी का 4.3% यानी 93.76 अरब डॉलर खर्च करता है। अमेरिका के कुल सैनिक 18,32,000 हैं, तो वहीं रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। अमेरिका के पास कुल एयरक्राफ्ट 13,247 है, रूस के पास 4,173। अमेरिका के पास लड़ाकू विमान 1,957 है, रूस के पास 772। अमेरिका के पास 6,612 टैंक है, तो रूस के पास 12,420। एक बात तो साफ है कि सैन्य ताकत में अमेरिका रूस से कहीं आगे है, साथ ही उसे नाटो देश का समर्थन भी है। अमेरिका बहुत पहले से इस बात की वार्निंग पूरी दुनिया को दे रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऐसे में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने अपने सैनिक और हथियार पहले ही यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिए हैं। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका पहले ही हजारों सैनिकों को पोलैंड और रोमानिया भेज चुका है। अमेरिका ने पोलैंड में अब तक 9,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पोलैंड और कई अन्य देश यूक्रेन को अरबों डॉलर के घातक हथियार और मिसाइलें दे चुके हैं। नाटो के फाइटर जेट्स भी रूस से लोहा लेने के लिए यूरोप पहुंच चुके हैं। नाटो के F-16 विमान मिसाइलों से लैस होकर अब हवा में गश्त लगा रहे हैं, तो वहीं रूस के भी 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर लिया है। यानी रूस यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव जबरदस्त है और पुतिन के हस्ताक्षर के बाद तो विश्व युद्ध के 99% चांस भी बन चुके हैं। और इसी विवाद के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त सामने है, जहां रूस के 5 बैंकों पर ब्रिटेन ने पाबंदी लगा दी है। साथ ही रूस के 3 अरबपतियों पर भी कार्रवाई की गई। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बयान दिया और कहा कि रूस की कार्रवाई ये हमले का बहाना है। रूस यूक्रेन तनाव पर एक बड़ी बैठक भी हो रही है, तो वही नाटो की यूक्रेन के राजदूत के साथ बैठक की भी बात है। तो वही यूक्रेन के राजदूत के साथ नाटो की अहम बैठक आज देर रात होगी। लेकिन इसी बीच बोरिस जॉनसन जहां एक हफ्ते पहले भी स्पष्ट कर चुके थे कि अगर रूस का जो रुख है वो सही नहीं हुआ और यूक्रेन के प्रति सकारात्मक नहीं हुआ, तो उसके तमाम उद्योगपतियों पर और जो उद्योग चल रहे हैं लंदन के अंदर, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि लंदन रूस के लिए एक बड़ा बाजार है। सीधी वित्तीय चोट पहुंचेगी रूस को ब्रिटेन की तरफ से यह कदम उठा देने के बाद। और इस बड़ी खबर के बाद आपको वापस लिए चलते हैं, बताते हैं आपको कि क्या क्या चीजें रूस ने तैनात की हैं। उसमें सबसे आपने कॉमन टर्म सुनी होगी, बटालियन टैक्टिकल ग्रुप। वो क्या है ये आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। बटालियन टैक्टिकल ग्रुप जो है दरअसल वो सीमा पर संघर्ष वाले क्षेत्र में तैनात किया जाता है। 600 से लेकर के 1,000 सैनिकों का एक बड़ा ग्रुप होता है, जिसको कि उसी जगह पर तैनात किया जाता है। इसमें तोपखाने शामिल होते हैं और तोपखाने के साथ साथ बाकी जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, जिसमें कि रडार्स भी होते हैं, स्नाइपर्स भी होते हैं, तमाम चीजें शामिल रहती हैं। और सबसे खतरनाक कि 3 मैकेनाइज्ड राइफल की कंपनियां इसमें शामिल रहती हैं। एक टैंक कंपनी इसमें अटैच की जाती है, तब जाकर के बटालियन टैक्टिकल ग्रुप का फॉर्मेशन होती है। युद्ध के दौरान खुद की हवाई रक्षा ये पूरी टैक्टिकल ग्रुप कर सके, इसकी व्यवस्था की जाती है। जैविक फायर सपोर्ट इसके साथ होता है, ताकि जैविक हमला अगर हो तो खुद को यह सुरक्षित रख सके। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी यह टैक्टिकल ग्रुप लैस होता है। सर्विलांस सिस्टम एक इसकी मजबूत ताकत के तौर पर इसको देखा जाता है। ये सारी खूबियां होती हैं एक टैक्टिकल ग्रुप में, जो कि इस वक्त रूस इस्तेमाल कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक लेकर रुक रहे हैं, ताकि एक्सक्लूसिव में कुछ और अहम खबरें आज आपके लिए। यूक्रेन संकट कितना बड़ा है, आज पीएम मोदी की बहरेंच की चुनावी रैली से साफ हो गया और उन्हें चुनावी रैली में इस पर बोलना पड़ा और कहा कि हालात जैसे हैं ऐसे में एक टफ लीडर की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखिए, स्कूल में भी कोई ढीला ढाला टीचर हो तो स्टूडेंट को पसंद आता है क्या? जरा जोर से बताइए। ढीला ढाले मास्टर जी हो तो बच्चों को पसंद आता है क्या? बच्चों के परिवारजनों को पसंद आता है क्या?
माप भी चाहते हैं ना कि टीचर मजबूत होना चाहिए, चाहते कि नहीं चाहते? आपके इलाके में दरोगा भी बिल्कुल ढीला ढाला हो तो किसी को पसंद आता है क्या? दरोगा भी मजबूत चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, जिम्मेवारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब टफ टाइम होता है, जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। तो वहीं यूक्रेन और रूस के बीच तनाव के बीच चीन को मौका मिल गया भारत के बारे में अनाप शनाप बातें दोबारा कहने का। माहौल गरमा रहा है चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत सीमा विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की खतरनाक कोशिश कर रहा है। चीन ने लेख रूस और यूक्रेन के बीच के सीमा विवाद को लेकर लिखा और इसी बहाने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का मौका भी तलाशा। रूस यूक्रेन में चरम पर तनाव। चीन ने चला खतरनाक दांव। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू। चीन की चाल से भारत रूबरू। ये चीन का ग्लोबल टाइम्स है। इसने रूस यूक्रेन तनाव को ध्यान में रखते हुए भारत के खिलाफ एक लेख से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। चीन ने इस लेख में भारत के खिलाफ क्या क्या लिखा, आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले इस लेख की वो लाइन जो चीन के खुराफाती दिमाग को जता और बता रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत सीमा विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की खतरनाक कोशिश कर रहा है, जिससे चीन को सतर्क रहना चाहिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये लाइनें असल में विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर लिखी जिसमें उन्होंने म्यूनिख के मंच पर कहा था कि भारत और चीन के रिश्ते इन दिनों सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। Profoundly. If you ask me what's changed in 75 years, I can't answer that. I can answer for about 65. And I can probably answer for about 45 when I've been in the business of diplomacy. Now, your question, are we looking new Cold War? Are we looking at something similar? I think it's very different. It's very different because we are today in a far more globalized world. एस जयशंकर के इसी बयान के बाद चीन की बौखलाहट बढ़ गई। ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची ऐसी लगी कि उसने लंबा चौड़ा लेख लिख मारा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुपक्षीय मौके पर चीन भारत सीमा विवाद का 2 बार उल्लेख किया है, जहां चीन मौजूद नहीं था। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ताकत का फायदा उठाकर खुद को आगे बढ़ाने और सीमा मुद्दे पर आग से खेलने की कोशिश कर सकती है। ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति से चीन को सावधान रहने की जरूरत है। ग्लोबल टाइम्स ने इस लेख में भारत पर सीमा विवाद के अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का मनगढ़ंत आरोप लगाया और आगे जो लिखा उसे रूस यूक्रेन तनाव से जोड़कर लिखा। जैसे जैसे यूक्रेन संकट पर तनाव बढ़ता जा रहा है, अमेरिका और पश्चिम का सारा ध्यान भारत प्रशांत क्षेत्र के बजाय रूस और यूरोप पर है। भारत इससे डरा हुआ है, इसीलिए उसने अमेरिका का ध्यान खींचने की कोशिश की। भारत चिल्ला रहा है कि उसकी अपीलों को नजरअंदाज न करें, कृपया अपना दमन और चीन पर नियंत्रण जारी रखें। चीन भारत को कह रहा है कि वो डरा हुआ है, जबकि गलवान में क्या हुआ था वो प्रहार चीन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और जहां तक भारत के उस बयान की बात है, तो दुनिया को चीन की करतूतों को बताना कहीं से भी गलत नहीं है। और भारत वो देश है जो भरपूर ताकत भी रखता है और शांति भी चाहता है। यही सीख भारत के प्रतिनिधि ने रूस यूक्रेन विवाद पर चर्चा के दौरान यूएनएससी की बैठक से पूरी दुनिया को दी। We call for restraint on all sides.
the immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. As we have time and again emphasized, constructive diplomacy is the need of the hour to avoid scaling up of tensions. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security. चीन को यह बात समझ लेनी चाहिए कि उसकी हर चाल नाकाम होगी और जंग के मैदान से लेकर कूटनीति के हर मंच पर भारत चीन को समय समय पर आईना दिखाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात एक ऐसे शख्स की जो कानून की निगाह में तो दोषी है लेकिन सरकार की निगाह में नहीं। एक ऐसी शख्स जिसके बारे में अदालत ये मान चुकी है कि वो शख्स रेप और हत्या की साजिश का गुनाहगार है, लेकिन सरकार के लिए शायद पाक साफ है। वो शख्स है सजायाफ्ता कैदी गुरमीत राम रहीम, जिसको फरलो पर जेल से न सिर्फ बाहर निकाला गया खट्टर सरकार से सलाह करने के बाद, बल्कि बाहर आने के बाद उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई है। इस शख्स के गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा के लिए एक उम्र कम पड़ जाए। कोर्ट ने इसे रेप को अंजाम देने और हत्या की साजिश रचने जैसे जघन्य अपराधों का दोषी पाया है। उसकी शैतानी करतूत के लिए उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। लेकिन खट्टर सरकार के लिए राम रहीम का यह गुनाह उसे हार्डकोर क्रिमिनल मानने के लिए काफी नहीं है। हरियाणा सरकार की दलील है कि डेरा प्रमुख को हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अधिनियम के तहत हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हरियाणा सरकार से वो सलाह ली गई थी जिसमें हरियाणा सरकार ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें कहा गया है कि राम रहीम जिस जुर्म में अंदर है, जिस जुर्म में सजा काट रहा है, वो हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं है, जिस बात को लेके कई सवालिया चिन्ह भी खड़े होते हैं और साथ में जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं वो भी बड़े सवाल खड़ा करती है। सजा याफ्ता कैदी बाबा राम रहीम के साथ ही खट्टर सरकार की दरियादिली अब सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि क्या मनोहर लाल खट्टर ये भूल गए हैं कि जिस राम रहीम की वो पैरवी कर रहे हैं उसने रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। क्या सरकार ये भी भूल गई है कि राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद ही प्रदेश में किस तरह की घटनाएं हुई थी? सरकार अगर भूल गई है तो हम याद दिला देते हैं। ये वही शख्स है जिसके इशारे पर हत्या जैसे अपराध की साजिश रची गई, लेकिन खट्टर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दलील ये दी जा रही है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह हत्या के मामलों में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। वास्तविक रूप से हत्याओं को अंजाम नहीं दिया गया है। एक हार्डकोर क्रिमिनल है, दो कत्ल, दो बलात्कार के अंदर सजा भुगत रहा है और इसके अलावा कई अन्य मामलों में इसके खिलाफ जो है अभी ट्रायल पेंडिंग है और जांच पेंडिंग है। बाबा राम रहीम 21 दिनों की फरोल पर जेल से बाहर है। फरोल पर जेल से बाहर निकलते ही जेट प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। खालिस्तानियों से जान का खतरा बताया गया है कि क्यों जेड सिक्योरिटी दी गई। कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि उनको खतरा है प्रो खालिस्तानी लोगों से, लेकिन फरलो से आते हैं, जेल से बाहर आते हैं राम रहीम, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। इस बात को लेके कई तरह की अपोजिशन पार्टीज हरियाणा सरकार को, बीजेपी सरकार को कटहरे में खड़ा करके बैठी हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर बाबा राम रहीम को जान का इतना ही खतरा था तो जेल से बाहर आने की इजाजत ही क्यों दी गई? सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी खास मकसद से बाबा राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है? कानून और दुनिया की नजर में बाबा राम रहीम एक मुजरिम है, सजा याफ्ता कैदी है जो अपने गुनाहों की सजा पा रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार की रहमदिली ने उन जख्मों को हरा कर दिया है जो बाबा ने रेप पीड़िता और उसके परिवार को दी है। और अब एक जरूरी सूचना।
उत्तर प्रदेश का चुनाव अब उस फेज में पहुंच गया जहां जाति धर्म में टक्कर है। राम भक्त वर्सेस आतंकी समर्थन पर आमना सामना है। आज मोदी, शाह, योगी, अखिलेश सब अवध में ही रहे। योगी अयोध्या में थे जहां उन्होंने अयोध्या ब्लास्ट, फिर उसके आरोपियों को छुड़वाने का मुद्दा उठाया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के बचे हुए 4 फेज का टोन सेट कर दिया। बड़ा मुद्दा यह नहीं कि नेताओं ने क्या कहा, बड़ा मुद्दा यह कि आपके यानी जनता के सवालों का जवाब कितना मिला। अपने सवाल के साथ आज रात 8 बजे देखिए सवाल पब्लिक का टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ। आप अपने सवाल हमें सीधे भेज सकते हैं। सवाल भेजने के 4 तरीके हैं। आप अपने मोबाइल फोन से 20 सेकंड का सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे हमें 8097471285 पर भेज सकते हैं। आप चाहे तो ट्विटर पर, यूट्यूब पर और फेसबुक के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। तरीका स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप सवाल भेजिएगा, उन सवालों के जवाब लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। और फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।